Assalamu alaikum students. How are you students? I hope you all are fine. Let's start our fourth lecture of chapter number 1. Our topic is scientific approach in chemistry. So, the question is, what is scientific approach? Scientific approach is a general pattern followed by scientists when conducting an experiment. साइंटिफिक अप्रोच वो आसान और आम तरीका है जो हर साइंटिस्ट इस्तेमाल करता है अपने सवालात के जवाब ढूंढने के लिए. एक्चुअली it is a logical and systematic way to answer questions and remove doubt by evidence. इसका मतलब हुआ कि साइंटिफिक अप्रोच एक ऐसा तरीका है कि जिसको हम बहुत सिस्टमेटिकली स्टेप बाय स्टेप चल लेते हैं और स्टेप बाय स्टेप हम अपने सवाल का जवाब ढूंढते हैं. अब कौन कौन से स्टेप्स हो सकते हैं? हम ऑब्जर्व करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं और फिर अगर हमारे डेटा मज़ीद किसी और साइंटिस्ट के डेटा से रिलेट करता है तो फिर हम उसको आगे फॉर्मुलेट करते हैं. Steps of scientific method. Number 1, observation. Number 2, hypothesis. Number 3, theory. Number 4, scientific law. Number 1, observation. Observation, it is something that causes curiosity. Observation is basically the basic and the most important tool for explaining a phenomena. Every person have its own observation. Every person use its five senses to observe a certain phenomena. For example, ऑब्जर्वेशन में क्या करते हैं? हम ऑब्जर्वेशन में हम अपनी 5 सेंसेस इस्तेमाल करते हैं और उन 5 सेंसेस की मदद से हम अपने आसपास होने वाले मुख्तलिफ फिनोमिनास को ऑब्जर्व करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आइजैक न्यूटन ऑब्जर्व द एप्पल फॉल डाउनवर्ड. आइजैक न्यूटन ने इस बात को नोट किया था कि सेब नीचे की तरफ गिर रहा है. हम ऑब्जर्व करते हैं कि रेनबो हमेशा बारिश बरसने के बाद नज़र आती है. हमें बैठे बैठे फील होता है कि हम भूखे हैं या हमें प्यास लगी है. ये सब ऑब्जर्वेशन कहलाती है. ये तमाम के तमाम जो ऑब्जर्वेशन की मैंने एग्जांपल्स दी, ये वो एग्जांपल्स हैं कि जो बताती हैं हमने 5 सेंसेस को यूज़ किया. लेकिन ऑब्जर्वेशन इन 5 सेंसेस पर ही डिपेंड नहीं करती, बल्कि हम इक्विपमेंट्स भी इस्तेमाल करते हैं ऑब्जर्वेशन के. फॉर एग्जाम्पल, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को ऑब्जर्व करने के लिए वी यूज़ माइक्रोस्कोप्स. इसके अलावा अगर हमें मेजरमेंट्स को ऑब्जर्व करना है तो हम मुख्तलिफ एपरेटस यूज़ करते हैं लैब के. सो ऑब्जर्वेशन इज बेसिकली द समथिंग दैट कॉज क्यूरियोसिटी, जो क्यूरियोसिटी को पैदा करे. First, we observe the natural phenomena, then we ask questions about it. For example, if we observe that rainbow is formed or appeared just after the rain, then the question arises, why rainbow appear just after the rain? So, first we observe the things and then second we ask question about it. After observation and asking a question, a scientist ponders over it and carries out a relevant experiment. After giving the observation and asking a question, scientist अपने ऑब्जर्वेशन और क्वेश्चन के ऊपर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करता है. डिफरेंट टाइप्स के एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के बाद उनमें से हासिल होने वाले डेटे को कलेक्ट करता है और उन डेटा को अपने ही वर्ड्स में एक पॉसिबल एक्सप्लेनेशन में कन्वर्ट करता है. After creating a possible explanation, this possible explanation is termed as hypothesis. This hypothesis must be an educated guess. This hypothesis is explaining the phenomena which is the question for the scientist. After creating a hypothesis, scientist convey his hypothesis to the other scientist and his co-workers.
हाइपोथेसिस बनाने के बाद साइंटिस्ट अपनी हाइपोथेसिस को कन्वे करता है मुख्तलिफ साइंटिस्ट और कोवर्कर्स की तरफ। वो साइंटिस्ट और कोवर्कर्स सेम एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करते हैं उस हाइपोथेसिस को चेक करने के लिए। दे टेस्ट द हाइपोथेसिस एंड रीटेस्ट द हाइपोथेसिस। हर दफ़ा टेस्ट और रीटेस्ट करने पर वो इस बात को ऑथेंटिकेट करते हैं कि आया हाइपोथेसिस ठीक है या नहीं ठीक। अपने एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करने के बाद जो भी डेटा कलेक्ट होता है वो उस सब मिलके उसको डिस्कस करते हैं। अगर तो मुख्तलिफ साइंटिस्ट जब सेम एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करें और सेम ही रिजल्ट निकले, सेम ही एक्सप्लेनेशन निकले, तो फिर वो हाइपोथेसिस कन्वर्ट हो जाता है थ्योरी के अंदर। When a hypothesis is supported by other observations and experiments, then it becomes a theory. Good theory predicts the new facts and reveals the new relationship between naturally occurring phenomena. हमेशा एक अच्छी थ्योरी नई चीज़ों को और नए फैक्ट सामने लाती है। वो सिर्फ रिसर्च नहीं होती बल्कि वो बहुत सी न्यू चीज़ों को भी फाइंड आउट करती है। Theory which is tested again and again and found to fit the fact and from which valid predictions may be made is then known as scientific law. थ्योरी के बाद सेम हाइपोथेसिस जब बार बार टेस्ट किया जाए और हर दफ़ा सेम ही रिजल्ट निकले तो वो हाइपोथेसिस अब थ्योरी से बढ़कर साइंटिफिक लॉ में चेंज हो जाता है। साइंटिफिक लॉ के हमारे पास बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। फॉर एग्जांपल, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, law of definite proportion, Faraday laws of electrolysis, etc. Not all hypotheses and theories pass successfully to become scientific law. हमेशा ज़रूरी नहीं है कि हाइपोथेसिस, थ्योरीज और फिर साइंटिफिक लॉ में कन्वर्ट हो जाए। फॉर एग्जांपल, थ्योरीज की हमारे पास एग्जांपल आ जाती है बोहर्स एटॉमिक थ्योरी है, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी है। वो थ्योरीज हैं जो कि साइंटिफिक लॉ में कन्वर्ट नहीं हुई। इसी तरह हर दफ़ा साइंटिस्ट जो भी अपना हाइपोथेसिस देता है ज़रूरी नहीं है कि वो 100% ही थ्योरी या साइंटिफिक लॉ में कन्वर्ट हो। बहुत सी दफ़ा साइंटिफिक थ्योरी जो है वो साइंटिफिक लॉ में कन्वर्ट नहीं हो पाती, तो वो थ्योरी की फॉर्म के अंदर रहती है। या बाद मरतबा हाइपोथेसिस थ्योरीज में कन्वर्ट ही नहीं हो पाता। मुख्तलिफ साइंटिस्ट जब वर्क करते हैं तो हर किसी का अलग अलग और सेपरेट रिजल्ट निकलता है, तो उस सूरत के अंदर हाइपोथेसिस वहीं पर ही रॉन्ग जो है वो कंसिडर किया जाता है और फिर साइंटिस्ट दोबारा से अपनी ऑब्जर्वेशन करता है, दोबारा से ऑब्जर्व करता है, दोबारा से क्वेश्चन करता है और फिर दोबारा से ही प्रैक्टिकल्स परफॉर्म करता है। And that brings us to the end. I sincerely appreciate your attention, students. Thank you so much for your interest and attention. Allah Hafiz.